वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। और जनरली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में पहला होता है सीटी, करेंट ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं, और दूसरा है पीटी, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सीटी अर्थात करेंट ट्रांसफार्मर और पीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे विभव ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। इसमें पर्टिकुलर सीटी और पीटी का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम करंट को और वोल्टेज को मेज़र कर सके। तो हाई ट्रांसमिशन लाइन में करंट और वोल्टेज को मेज़र करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इतने हाई करंट को हम मेज़र नहीं कर सकते, और हाई वोल्टेज को भी मेज़र नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा। अर्थात करंट को मेज़र करने के लिए सीटी करंट ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए पीटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इनका यूज़ करना पड़ता है। इससे क्या करेंगे, हम करंट की रेटिंग को कम कर देंगे तो करंट मेज़र हो जाएगा, और वोल्टेज की रेटिंग को कम कर देंगे तो वोल्टेज मेज़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हाई ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर, जिसे धारा ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है। तो धारा ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर या सीटी, इसका तीन नाम हो गए। ये तीनों नाम हमें याद रखना जरूरी है। या तो धारा ट्रांसफार्मर लिखा होगा, या तो फिर लिखा होगा करंट ट्रांसफार्मर, या फिर सीटी लिखा होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका यूज़ जनरली हम क्यों करते हैं, ये अमीटर के साथ यूज़ होता है। किसके साथ होगा, अमीटर के साथ। अमीटर के साथ यूज़ करेंगे हम किसको, करेंट ट्रांसफार्मर अर्थात सीटी को यूज़ करेंगे। और इससे क्या मेज़र करते हैं हम, इससे हम करते हैं करंट मेज़र करते हैं। ठीक है, इससे करंट मेज़र करेंगे। और ये एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। क्योंकि स्टेप अप में ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें वोल्टेज को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी को या इस सिद्धांत को याद में रखते हुए ही करंट ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। क्योंकि जब भी हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर से, तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी सिद्धांत का यूज़ करके हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमें अमीटर भी साथ में यूज़ करना है, तो हम करंट के मान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और अमीटर की सहायता से हम करंट का मेज़र कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें सीटी में आमतौर पर फेरों की संख्या होती है 1 से 5। मतलब कि एक टर्न से 5 टर्न तक होगी। तो 1 से 5 फेरे होंगे, ज़्यादा फेरे नहीं होते, कम फेरे होते हैं। हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको सीटी में। और सीटी में मैक्सिमम जो इसमें यूज़ किया जाता है, ये 40 से 60 एम्पियर तक यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो सीटी जो है ये कितने से 40 से 60 एम्पियर तक यूज़ किया जाता है। मतलब 40 से 60 एम्पियर इसमें उपस्थित होगा। और एक और चीज़ है, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है सीटी की, तो सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सीटी की ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, मोटा तार और कम टर्न होते हैं। तार कैसा होगा, मोटा तार होगा। और टर्न क्या होंगे, टर्न होंगे कम। ये हमें याद रखना है। ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या याद रख सकते हैं, कमोटा। कमोटा, ये इसकी ट्रिक हो गई। कमोटा, कम टर्न और मोटा तार। तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये हुई प्राइमरी वाइंडिंग की। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी इसकी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी पतले तार की। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, पतला तार होगा इसमें, और फेरों की संख्या अधिक होगी, अधिक टर्न। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। प्राइमरी वाइंडिंग में हमने देखा मोटा तार कम टर्न थे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में पतला तार और अधिक टर्न थे। तो ये हो गई आपकी सीटी अर्थात करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम। अब एक चीज़ ये भी है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सीटी जो है इसमें जो करंट होगी 40 से 60 एम्पियर तक। 40 एम्पियर से कितनी होगी, 60 एम्पियर तक। ठीक है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है कि सीटी की जो सेकेंडरी है, अर्थात ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें बोलते हैं पतला तार और अधिक टर्न लगे हुए हैं, तो सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। किसको नहीं रखना चाहिए, सीटी की जो सेकेंडरी है, सीटी की जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों सीटी की जो सेकेंडरी होती है, सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। तो सीटी की सेकेंडरी को कभी ओपन रखेंगे हम तो क्या हो जाएगी, इसकी वाइंडिंग जल जाएगी, और ये हमें याद रखना है दोस्तों। और वाइंडिंग जलने का इसका रीज़न भी है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है सीटी की सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि ये वाइंडिंग हमेशा जल जाती है। और जलने का उसका जो रीज़न है मैं वो बताना चाहूँगा दोस्तों, क्यों जलती है। तो सीटी की जो सेकेंडरी है, ये सीटी की सेकेंडरी जलने का रीज़न क्या होता है कि जलने का जो डर है वो हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। पहली बात तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है पतले तार की बनी हुई, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है पतले तार की। और पतले तार की होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, तो क्योंकि इसमें क्या है, लोड के कारण करंट फ्लो होने लगती है। किसके कारण, लोड के कारण क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। और करंट फ्लो होने लगी, और लोड क्या है, इसमें लोड है आपका अमीटर, इसमें लोड क्या है आपका, अमीटर है। तो अमीटर लोड का काम करता है इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें लोड करंट हो रही ना, तो होता क्या है, इसमें हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है पहली बात तो सेकेंडरी वाइंडिंग में। और क्योंकि इसमें लोड के कारण करंट फ्लो होती है, और लोड है आपका अमीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, N2I2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसीलिए सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, इसमें हमेशा इसको सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता। तो सीटी की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं रखते, यही कारण है, जल जाती है। या तो फिर उसकी सेकेंडरी को क्या करेंगे, स्विच के माध्यम से हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ये जलने से बच जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम में क्या है, देखो ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपका डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या किया हमने, इस डायग्राम में ये आपका पर्टिकुलर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक वाइंडिंग लगी हुई है और यहाँ पर एक वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आपका कोर हो गया। अब इस कोर में देखो, ये हो गया आपका, ये सीटी है, इसी को सीटी कहते हैं। और ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्या हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई दोस्तों। और ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, यदि यहाँ पर आप अमीटर कनेक्ट करते हैं, तो ये इसके आप क्या करेंगे, आप इसका अमीटर इसमें कनेक्ट करेंगे, तो ये 5 एम्पियर का अमीटर होगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच को हमेशा हम क्या रखते हैं, इस स्विच को कभी भी ओपन नहीं रखते, क्योंकि ओपन रखेंगे तो वाइंडिंग जल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट करने से क्या हो जाएगा, ये जो है सीटी आपकी, ये सीटी खराब होने से बच जाएगी, अर्थात ये इसकी वाइंडिंग जो है ये जलेगी नहीं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो जब अमीटर नहीं लगा होगा तो स्विच से स्टार्ट जो है, इसमें स्टार्ट करते समय से ये शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो इसमें जो ट्रांसफार्मर है ये जलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच को क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और आपका जो सीटी है ये ख़राब नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो इसकी है, ये पतले तार की होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये पतले तार की होती है, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादा टर्न होते हैं, ज़्यादा टर्न होते हैं, इसलिए हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा इसमें, और हाई वोल्टेज उत्पन्न होगा तो इसीलिए ये इसको हाई वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण इसमें जब ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह बिहेव करेगा, और जब स्टेप अप की तरह बिहेव करेगा तो हमेशा इसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड के कारण इसमें करंट फ्लो होगी, और जब लोड के कारण करंट फ्लो होगी तो लोड जो है इसमें अमीटर है। अब लोड अमीटर होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगी N2I2 इक्वल 0 हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखते हैं, ठीक है दोस्तों, हाई करंट हाई वोल्टेज फ्लो होने के कारण। दोस्तों इसमें जो सीटी की जो रेटिंग होती है, ये सीटी की रेटिंग होती है आपकी वोल्ट एम्पियर में, किस में होगी, वोल्ट एम्पियर में होगी। और मैक्सिमम जो रेटिंग होती है सीटी की, ये मैक्सिमम रेटिंग होती है आपकी 50 वोल्ट एम्पियर,
कितनी होगी 50 वोल्ट एम्पियर। तो सीटी की रेटिंग मैक्सिमम जो रेटिंग है वो 50 वोल्ट एम्पियर होती है। अब दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ देखा है, इसमें हमने सीटी का बर्डन पूछा जाता है हमेशा कि सीटी का बर्डन क्या होता है। तो सीटी का बर्डन ये इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सीटी का जो बर्डन है ये इसे व्यक्त करते हैं या मेज़र करते हैं, सीटी का बर्डन मेज़र करते हैं हम वोल्ट एम्पियर में। तो ये बर्डन का मतलब होता है या तो लोड बोल सकते हैं आप। तो सीटी का बर्डन, इस बर्डन शब्द का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या होता है, सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये जल सकती है, क्योंकि ये जब फ्लक्स का मान है ये अधिकतम होगा तो ये हो जाएगी ओवर सेचूरेटेड हो जाएगी। तो जब ओवर सेचूरेटेड होगी फ्लक्स तो हाई वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड होने लगेगी सेकेंडरी में। तो ये हाई वोल्टेज किस में उत्पन्न होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सीटी की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं रखते, और सीटी की सेकेंडरी ओपन रखेंगे तो हमें शॉक लगने का, मतलब कि करंट लगने का या शॉक लगने का फुल चांस रहता है। और एक चीज़ हमें याद रखना है, हम सीटी को कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे सीटी को, वो भी लाइन के सीरीज़ में हम सीटी को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रहे, लाइन के सीरीज़ में अर्थात श्रेणी क्रम में हम सीटी को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इसमें करंट मेज़र करने के लिए एक क्लैंप ऑन मीटर भी होता है, ये सीटी की तरह ही होता है, और सीटी की तरह ही होता है आपका क्लैंप ऑन मीटर, या इसे हम कहते हैं क्लिप मीटर। तो ये भी सीटी की तरह होता है, ये भी करंट मेज़र करता है। अर्थात इसका डायग्राम हम देखेंगे तो ये डायग्राम इस टाइप से होता है। ये आपका कंडक्टर हो गया दोस्तों, ठीक है, इससे करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ से इस टाइप से एक इसका एक टोंग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इससे ऐसा कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका एक क्लैंप होगा। अब इस करंट में, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ये कंडक्टर है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा, इससे आई करंट फ्लो होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है, हाई वैल्यू की एसी करंट को जो कंडक्टर में फ्लो होने वाली है या होती है उस करंट को मेज़र करता है। तो ये है आपका क्लैंप ऑन मीटर, इसे ही क्लैंप ऑन मीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे यहाँ पर अक्सर सीटी रेशो निकालने की बात की जाती है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में सीटी रेशो क्या होता है ये पूछा जाता है, तो हमें पता नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटी रेशो कैसा निकालते हैं। सबसे पहले सीटी रेशो का जो फार्मूला है ये I1/I2 इक्वल K है। सीटी रेशो का ये फार्मूला है दोस्तों। तो ये आपका हो गया सीटी रेशो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सीटी रेशो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सीटी जो रेशो निकालेंगे हम, ये सीटी रेशो आपका 400:1, ये समझिए कि ये 400:1 लिखा हुआ है। तो ये 400 किसके लिए हो जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी करंट है। कौन सी करंट होगी, ये प्राइमरी करंट, मतलब 400:1। तो 400 जो है ये प्राइमरी करंट है, और ये जो सेकेंडरी एक जो लिखा है ये सेकेंडरी करंट है। इसको ऐसा समझना पड़ेगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो सीटी रेशो का जो फार्मूला है ये है आपका I1/I2 इक्वल K, ये इसका फार्मूला है दोस्तों। अब यदि हमारे पास मान दिया हुआ है 400/1 इक्वल I1/I2 इक्वल K, ऐसा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, I1 का मान रखेंगे। हमारे पास I1 का मान दिया हुआ है 2000 एम्पियर। कितना दिया, 2000 एम्पियर। अब यदि I1 का मान 2000 एम्पियर रखेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका 400/1 बराबर I1/I2। तो इसका मान हम कितना रखेंगे, I1 का मान कितना है आपका 2000, तो ये 2000 हमने रख दिए। ठीक है, ये हमने मान रख दिए। तो यहाँ I2 का मान कितना निकल जाएगा, 2000 गुणित आपका 1 अपान हो जाएगा ये आपका 400। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4×5 = 20। तो I2 का मान कितना निकल गया दोस्तों,
5 एम्पियर। I2 का मान कितना निकल गया? 5 एम्पियर। तो इस तरीके से आप CT रेशो निकाल सकते हैं। CT जो है करंट ट्रांसफार्मर, आमतौर में इसमें जो फेरे होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ये 4 से 5 फेरे होते हैं। और CT का जो है वोल्ट एम्पियर में इसको व्यक्त किया जाता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और सामान्यतः ये 5 एम्पियर में प्रवाहित होती है इसमें धारा। मतलब कि जो अमीटर है, यहाँ पर अमीटर जो यूज़ करेंगे उसमें कौन सी करंट, कितनी करंट फ्लो होगी? 5 एम्पियर फ्लो होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग क्या? वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज को मेज़र करेंगे, लेकिन किसके माध्यम से? वोल्ट मीटर के माध्यम से दोस्तों। और वोल्ट मीटर के माध्यम से हम हाई वोल्टेज मेज़र करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाई वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? PT लगाना पड़ेगा। फिर हम वोल्टेज को कम करेंगे, फिर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अर्थात क्या करना पड़ेगा? PT का यूज़, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ हाई वैल्यू की वोल्टेज को लो रेंज में वोल्ट मीटर के द्वारा मेज़र करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जनरली जब हम इसमें देखते हैं तो ये लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होता है। कैसा कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट होता है लाइन के। और ये होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टेज हमें क्या चाहिए? कम चाहिए। तो जब वोल्टेज कम करेंगे तो करंट की रेटिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, मतलब करंट ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम जो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ये जो वोल्ट मीटर है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, ये जो वोल्ट मीटर है ये कैसा होगा आपका? ये 110 वोल्ट का होगा, ठीक है। 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं हम, वो भी सेकेंडरी साइड में यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे? सेकेंडरी साइड में यूज़ करेंगे दोस्तों। इसका जो PT रेशो होगा, ये PT रेशो कितना होगा? तो PT रेशो दो इसमें देखेंगे 11 kV बाय 11 वोल्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या ये बोल सकते हैं PT रेशो कैसे निकालेंगे इसका हम? PT रेशो ये आपका 11 kV है बाय 11 वोल्ट, या 66 kV बाय 66 वोल्ट। ये ऐसा लिखने का रीज़न क्या है? इसमें आपको जो रेटिंग है वो समान रेशो मिलेगी। स्टेप डाउन जो है, रेटिंग स्टेप डाउन का वो समान रेशो मिलेगा। तो हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेप डाउन कर रहे हैं, और रेशो हमको कैसा मिल रहा है? समान अनुपात में मिल रहा है। तो समान अनुपात में ही रेशो मिलना चाहिए। इसमें हमेशा समान अनुपात में ही रेशो होगा, अनुपात में ही रेशो होगा, तभी ये आप वोल्टेज को मेज़र कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसमें वोल्टेज कम किया जाता है। PT का जो लोड है वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, ये तो सभी को पता है। जैसी हमने CT का रेशो जो ज्ञात किए थे उसका वोल्ट एम्पियर में, वैसे ही PT का भी जो लोड है वो वोल्ट एम्पियर में ही व्यक्त किया जाता है। तो क्या होता है इसमें, जो मैक्सिमम रेटिंग आप PT होता है, PT का मैक्सिमम रेटिंग होगी, इसकी मैक्सिमम रेटिंग ये क्या होगी? तो PT की जो मैक्सिमम रेटिंग है वो होती है हमेशा वोल्ट एम्पियर में रेटिंग होती है, हमें मालूम है। लेकिन ये 500 वोल्ट एम्पियर होगी। कितनी होगी? 500 वोल्ट एम्पियर। ये मैक्सिमम रेटिंग होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया आपको। इसका जो बर्डन होगा, ये बर्डन कितना होगा? ये बर्डन की भी जो रेटिंग होगी, बर्डन मेज़र करेंगे तो ये वोल्ट एम्पियर में ही मेज़र करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है। और इसके सेकेंडरी में 110 वोल्ट का हमेशा वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। तो PT की रेटिंग में बर्डन दोनों वोल्ट एम्पियर में ही होते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे हम। इसके डायग्राम में ये आपका लोड हो गया, ये यहाँ से इनपुट सप्लाई देंगे आप, मतलब कि ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, सप्लाई देंगे यहाँ से आप, ये लाइन से कनेक्ट है। इसका सेकंड सिरा है, तो ये जो फर्स्ट है यहाँ से ये वाइंडिंग जो लपेटी हुई है ये आ गई आपके सेकंड में। तो ये जो है आपका सेकंड से लेकर यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, और ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी
साइड। तो दोस्तों अब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग देख ली हमने। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये सीधे लाइन से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? सीधे ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट है। और इसमें वोल्ट मीटर है, ये कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट का होगा वोल्ट मीटर। इतना हमें समझ में आ गया। और ये ट्रांसफार्मर कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर हम लोड में इसे कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस वोल्ट मीटर की सहायता से ये इसमें क्या हुआ? वोल्टेज को कम की हमने, तो करंट की रेटिंग बढ़ जाएगी। हमने क्या किया? वोल्टेज को कम कर दिया और वोल्ट मीटर मेज़र करने के लिए हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज में। ठीक है, तो इसके हम वोल्ट मीटर जो कनेक्ट करेंगे वो हमेशा पैरेलल में रहेगा। कैसा रहेगा? पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं? पैरेलल में ही लगाया जाता है, इसीलिए वोल्ट मीटर पैरेलल में ही जुड़ा रहेगा पीटी में। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। और ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं ये इसमें दो प्रकार के लॉसेस हैं। पहला तो होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है आपका कॉपर लॉस। तो इसके बाद हम देखेंगे आयरन लॉस होता क्या है। तो आयरन लॉस में क्या होता है? हम आयरन लॉस और कॉपर लॉस, इसके द्वारा ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार की हानि होती है। तो लॉसेस ज्ञात करने के लिए, ट्रांसफार्मर में लॉसेस करने के लिए इसमें ये होगा, इसके लिए ओपन सर्किट टेस्ट। यदि हमें आयरन लॉस ज्ञात करना है तो ओपन सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का। और यदि हमें कॉपर लॉस ज्ञात करना है तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा, तब हम आयरन लॉस और कॉपर लॉस को माप सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है? आयरन लॉस में क्या होता है? ये जो कोर के द्वारा होने वाली जो हानि है वो आयरन लॉस कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और ट्रांसफार्मर की इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है ये 24 आवर क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। अब ये जो वाइंडिंग है ये 24 आवर कनेक्टेड रहती है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। तो इसमें क्या होता है? इसमें हीटिंग होने के कारण क्या कहते हैं, इसमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मान जो है वो लोड से मुक्त होता है और हर लोड में ये समान रहता है, मतलब इक्वल रहेगा। हर लोड में क्या मिलेगा आपको? इक्वल मिलेगा। ठीक है। और इसको नो लोड लॉस भी कहते हैं हम। ये जो आयरन लॉस है आपका, ये जो आयरन लॉस है इसे नो लोड लॉस भी कहा जाता है। नो लोड लॉस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और लो हानि की गणना करने के लिए हम कौन सा सेट इसमें टेस्ट करते हैं? इसमें ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली जो आपका लॉस है, जिसे आप आयरन लॉस कहते हैं, ये आयरन लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा आयरन लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं ये देखेंगे हम। तो इसमें है ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और सेकंड है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। तो इसमें क्या होता है? ये जो आपका ईडी करंट लॉस है, ईडी करंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। ईडी करंट लॉस में क्या होता है? जनरली इसमें जो है ट्रांसफार्मर क्या होता है? हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है ईडी करंट लॉस में। तो हीटेड होने के कारण क्या करेगा? इसमें गर्म होने के कारण पावर लॉस होने लगेंगे, पावर का लॉस होने लगेगा, जिसके कारण ईडी करंट लॉस होगा। इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला बनता है WE = B max का स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला बनता है। तो ईडी करंट लॉस का जो फार्मूला है दोस्तों, इसे हम ऐसा लिखेंगे WE = B max का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? ये जो बी मैक्स है ये फ्लक्स डेंसिटी है। ये क्या मिलेगा? फ्लक्स डेंसिटी। एफ क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। टी क्या है? ये थिकनेस, थिकनेस। और वी क्या है आपका? वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। इस फार्मूले में हम ये देखेंगे, यहाँ पर वी आएगा,
इस फार्मूले में इसकी जो यूनिट होगी ये होगी वाट में होगी, क्योंकि ईडी करंट जो इसकी हानि होती है ये वाट में होती है। बी एम अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स है, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्स में होती है। टी क्या है, कोर की मोटाई है, और ये एमएम में होती है। इस तरीके से इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखेंगे ये जो ईडी करंट लॉस है, ईडी करंट लॉस होता क्या है। तो ईडी करंट लॉस क्या है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित कंडक्टर, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में देखो ईएमएफ उत्पन्न होगा, कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगी, कोर में भी उत्पन्न होगी। तो ईएमएफ जो है ये ईएमएफ दोनों में उत्पन्न होगी, एक तो कंडक्टर में भी उत्पन्न होगी, कंडक्टर में, और दूसरा कोर में। तो ये कंडक्टर की ईएमएफ तो स्वाभाविक रूप से ये सिस्टम में काम करेगी, लेकिन ये जो कोर है जिसे आप क्रोड कहते हैं, ये क्रोड में भी, कोर में भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये जो ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, अब इसमें इस ईएमएफ के कारण कोर में करंट फ्लो होने लगेगी। क्या फ्लो होगी, करंट बहने लगेगी। अब करंट फ्लो होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, सर्किट में अनावश्यक रूप से करंट फ्लो होगी, और जब अनावश्यक रूप से करंट फ्लो होगी तो पावर की खपत होगी। क्या होगी, पावर की खपत होगी दोस्तों। तो पावर की खपत होगी अर्थात पावर लॉस होगा। तो यही जो पावर लॉस होगा इस सर्किट में, इसी को हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, ईडी करंट लॉस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो ईडी करंट लॉस है, ये ईडी करंट लॉस होता कैसे है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार क्या होता है, एसी मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित कंडक्टर, क्या कंडक्टर अर्थात चालक, और आपका हो गया कोर, इन दोनों में क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और ये ईएमएफ उत्पन्न होगा तो ये जो कोर में ईएमएफ उत्पन्न होता है इसके कारण करंट फ्लो होने लगती है, और करंट फ्लो होगी तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पावर लॉस होगा। ठीक है, अब ये पावर लॉस होगा तो ये पावर लॉस क्या कहलाएगा, आपका ईडी करंट लॉस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो हमेशा थिकनेस कम करने पर क्या है, ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। थिकनेस कम करेंगे ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर आर इक्वल ये क्या हो जाएगा, ईडी करंट लॉस, ये आपका ईडी करंट लॉस हो जाएगा दोस्तों। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, लेमिनेटेड किया जाता है। ईडी करंट को लॉस करने के लिए क्या करते हैं हम, लेमिनेटेड करते हैं। कोर को क्या करेंगे, कोर को हम करेंगे लेमिनेटेड। जब कोर को लेमिनेटेड करेंगे तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा कब, कोर को लेमिनेटेड करेंगे तब। और ये जो लेमिनेशन है हम कौन सी, वार्निश की लेमिनेशन करते हैं। क्या करेंगे हम, वार्निश चढ़ाएंगे हम, तो वार्निश से लेमिनेट कर देंगे तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। अब ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, इसे कम करने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे, तो हम फेराइट कोर मटेरियल का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, फेराइट कोर मटेरियल का यूज़ करेंगे, कोर मटेरियल का यूज़ करेंगे दोस्तों, फेराइट कोर मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ईडी करंट जो लॉस है, ये ईडी करंट लॉस ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस। और ये जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है, कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में क्या है, विद्युत शक्ति की खपत होती है। और जब ये जो कोर है, ये कोर क्या करेगा, बार बार चुंबकित होगा, फिर विचुंबकित होगा, अब चुंबकित भी होगा फिर विचुंबकित होगा। तो ये बार बार चुंबकित विचुंबकित होने के कारण क्या होगा, इसकी विशिष्ट जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म को क्या करेंगे हम, न्यूट्रलाइज करने। और न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसके लिए पावर लॉस की होगी, मतलब पावर लॉस ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमको ये बार बार चुंबकित और विचुंबकित कर रहे हैं इसे। तो ये चुंबकित और विचुंबकित होने का कारण पावर लॉस है। क्या है, पावर लॉस।
तो ये बार बार चुंबकित होगा, विचुंबकित होगा, तो इसके कारण पावर लॉस होगा, और पावर लॉस होगा तो यही विद्युत शक्ति की खपत क्या कहलाएगी, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाएगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने पर उसका जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है अर्थात अपशिष्ट चुंबकत्व है, इसी अपशिष्ट चुंबकत्व को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थात खत्म करने के लिए पावर लॉस इसमें है ना, पावर लॉस जो है हो रहा है या विद्युत शक्ति की खपत हो रही है, यही हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट हानि ये एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये दोनों ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों बढ़ेंगे। और हिस्टैरिसीस हानि ज्ञात करने का जो फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही है, ये हो जाएगा आपका WH इक्वल ईटा बी मैक्स 1.6 FV, ये इसका फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले को याद रखना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये जो WH है ये हिस्टैरिसीस लॉस है, ईटा ये हिस्टैरिसीस नियतांक है, और ये बी मैक्स ये है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, और ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और वी क्या है आपका वॉल्यूम मतलब क्रूड का आयतन, ये मीटर क्यूब में होगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। तो अक्सर क्या होता है, ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है इसका जो परिवेश है ये तापमान मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है। तो ये जिसका टेम्परेचर का जो है इसका जो हिस्टैरिसीस खास जो परिवेश बनेगा इसका वो टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है दोस्तों। हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या करेंगे हम, अब हमको लॉस को कम करना है, तो कम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करेंगे हम। और सिलिकॉन का स्टील का यूज़ करने से क्या हो जाएगा, ये हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाएगी। तो इसका जो रेशो होता है, ये रेशो कितना होता है, ये सिलिकॉन स्टील, तो सिलिकॉन जो है ये लेस देन कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, यूज मटेरियल जो करेंगे तो ये हिस्टैरिसीस लॉस जो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है, कौन, सिलिकॉन स्टील। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले में ये जो 1.6 की घात है, इस ये घात का मतलब क्या होता है, ये है फ्लक्स डेंसिटी का मान, फ्लक्स डेंसिटी का मान है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्लक्स डेंसिटी का मान है अर्थात फ्लक्स का मान है, ये बोल सकते हैं आप, ये फ्लक्स का मान कितना है 1.6। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इसकी जो यूनिट होती है ये क्या होती है, वाट में होती है रेटिंग। हिस्टैरिसीस लॉस वाट में होती है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका पावर लॉस हो रहा है। कौन सा लॉस, पावर लॉस हो रहा है, इसलिए ये वाट में रेटिंग होती है इसकी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे पावर लॉस, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस में क्या हो जाएगा, यह हानि वाइंडिंग के प्रतिरोध गुण के कारण होती है, हमें पता है, क्योंकि कॉपर हमेशा वाइंडिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पर। कौन सी वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग। तो कॉपर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें भी हीटिंग क्रिएट होगी। अब हीटिंग क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली है लॉस तो इसमें भी होगा कुछ पावर का। तो इस हानि का मान क्या है, लोड के समानुपाती होता है हमेशा। ठीक है, तो लोड के समानुपाती, इसका मतलब ये हो गया आपका, ये जो कॉपर लॉस है, ये आपका कॉपर लॉस ये इस प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो आई इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, लोड हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें जो इसका फार्मूला है, फार्मूला ज्ञात है, WC इक्वल IP का स्क्वायर RP प्लस IS का स्क्वायर RS। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये WC कॉपर लॉस है, IP क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी विद्युत धारा हो जाएगी, RP क्या हो जाएगी आपकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा, और IS क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक विद्युत धारा, और RS क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं। ये कॉपर लॉस ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर में क्या है, मशीनी क्षति तो शून्य होती है क्योंकि मैकेनिकल लॉस होता नहीं, यहाँ पर इसमें कोई मूविंग पार्ट होता नहीं, इसलिए इसमें जो है मशीनी क्षति शून्य होगी आप। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की फुल लोड की जो पूर्ण दक्षता होती है वो मिनिमम होती है, मतलब कि उसमें हानि मिनिमम होती है उसकी, या ये कह सकते हैं
कि किसी ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की पूर्ण दक्षता यानी न्यूनतम हानि मानी जाती है जब ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होते हैं। तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल होंगे, आयरन लॉस, तो इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अधिकतम दक्षता ज्ञात करने के लिए कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों लॉस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब आपको मशीन की इफ़िशियंसी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो IF है फुल लोड करेंट, ठीक है, ये फुल लोड के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ये जो IF है इज प्रोपोर्शनल टू फुल लोड, या ये बोल सकते हैं हम I इज प्रोपोर्शनल टू लोड। तो जो कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है KVA में, ये इसका स्क्वायर होती है। ये भी बहुत बार रिलेशन पूछा गया है, तो ये भी याद रखना है हमें दोस्तों, क्योंकि द कांस्टेंट पावर लॉस क्या होता है, ED प्लस हिस्टेरिसिस। इसका जो कांस्टेंट पावर लॉस हो जाएगा, तो कांस्टेंट पावर लॉस इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ED करंट प्लस हिस्टेरिसिस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पावर लॉस कहलाएगा आपका।